फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, सीटेट 2024 उसके लिए आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ में सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर को डिस्कस करने वाली हूँ और ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ले वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ले वाइगोस्की जिन्होंने आपके किसका सिद्धांत दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी दिए। तो ये किसकी बात करते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया की। तो इसलिए यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सहयोगी प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दे रखा है, अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करे, बच्चों से बातचीत कर और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करे। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, इसमें किसकी बात हो रही है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नता से शिक्षक को निपटने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आकलन के समान और मानक तरीके, तो ये आपका कहीं से भी सही नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका कट है। ठीक है, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग करना, तो अलग करना, सेग्रीगेशन करना है, सारे जो है आपके निगेटिव वर्ड है, तो ये भी ऑप्शन बी भी यहाँ पर कट है। ठीक है, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, तो इसमें क्या होगा? बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा, सक्रिय होगा। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही दे रखा है। कठोर नियम को लागू करना, तो ये चीज़ जो है आपका निगेटिव वर्ड के अंदर आ जाएगा, ये भी जो है आपका कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है, इसमें विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धि में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। तो देखिए, जो आकलन उद्देश्यपूर्ण कब होता है? जब विद्यार्थी और शिक्षक दोनों की ही जो फीडबैक है, प्रतिपुष्टि है, वो उससे प्राप्त हो। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें दे रखा था फर्स्ट में भय और तनाव का संचार हो, तो नहीं, आकलन का उद्देश्य तो ये होता है कि बच्चे को सीखने में कहाँ पर कमी रह गई है उसको सुधार किया जाए, तो ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं। ठीक है, केवल एक बार, तो ये भी गलत है, और उसके बाद में तुलनात्मक मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, का एकमात्र निर्धारक होती है, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दे रखा था कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की जो अपेक्षाएं हैं वो विद्यार्थियों के अधिगम पर कैसा प्रभाव छोड़ती है। देखिए, जो शिक्षिका की अपेक्षाएं हैं वो अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों बातें आपकी गलत दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दे रखा है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन गलत है, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग महसूस कर सकते हैं। सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सही हो, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। गलत है, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको दे रखा था, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। ये क्या है? ठीक है, ये कथन है, तो देखिए गलत तो आपका होगा नहीं, क्योंकि जो एनसीएफ है, जो एनईपी, यही तो बोलती है आपकी कि जो बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, तो ये तो गलत होगा नहीं आपका, तो ये कट जाएगा। ठीक है, जहाँ पर गलत दे रखा है ये गलत। तो अब देखिए, दो ऑप्शन में आपका सही दे रखा है, तो इसमें दे रखा है सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, जो कि क्या सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, सबसे सही है। इसमें दे रखा था कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देगी, तो देखिए ये कहीं से आपका सही नहीं होगा। ठीक है,
कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो बच्चे के अंदर अंदर जो डिफरेंसेस हो गए उससे क्या होगा, क्योंकि बच्चा प्रत्येक सांस्कृतिक समाज से आया हुआ है तो उससे जो साथी होंगे उनके वो अलग अलग कौशल सीखेंगे, प्रत्येक संस्कृति के बारे में जानेंगे, समाज के बारे में जानेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुनने में असमर्थ बच्चा श्रवण असमर्थता वाले बच्चे के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो देखिए ये दोनों बातें तो आपकी गलत दे रखी है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ जो बच्चा सुनने में असमर्थ है वो उसको केवल व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। केवल वैसे भी आपका निगेटिव वर्ड होता है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके नहीं होंगे। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं करेगा, तो देखिए ये भी गलत दे रखा है। इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि सबसे सही दे रखा है। नियमित विद्यालय में वो बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा, यानी आपकी जो एनसीएफ हो गई, एनईपी होगी, यही तो कहती है कि बच्चे की जैसे ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको जो है चीज़ें प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा सुनने में असमर्थ है तो उसे जो चित्रात्मक चीज़ें उनके द्वारा उसको पढ़ाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर राइट है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की नहीं है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन है जो कि आपका राइट दे रखा है, क्योंकि जो प्रतिभाशाली जो गिफ्टेड चाइल्ड होगा वो आक्रामक और कुंठित नहीं होता है, तो ये आपका जो है सही दे रखा है। इसमें सॉरी इसमें नहीं पूछ रखा है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की है, ठीक है। कौन सी विशेषता है इसमें से बताना है, तो फर्स्ट वाला तो आपका होगा नहीं। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है, जो कि क्या दे रखा है आपका? बिल्कुल सही दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी को देख लेते हैं एक बार, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, तो ये गलत है। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि, तो ये सारी चीज़ें गलत दे रखी है। देखिए जो आपका गिफ्टेड चाइल्ड होता है, ठीक है, अगर उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो जो नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं उनको सॉल्व कर लेता है, ठीक है, तो अगर उसको चुनौतीपूर्ण क्वेश्चन नहीं मिले तो वो क्या करेगा? वो कम प्रेरित अनुभव करता है और क्या करता है? कक्षा में उबन महसूस करेगा, क्योंकि वो गिफ्टेड चाइल्ड है, ठीक है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दे रखा है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो पुरस्कार देना और दंड देना ये सारे आपके निगेटिव वर्ड होते हैं, तो अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। उसके बाद में ड्रिल और अभ्यास ये भी नहीं करना है, हमें प्रैक्टिस नहीं करानी है बच्चों को, ठीक है, अभ्यास नहीं कराना है, तो ये भी आपका कट। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता, तो देखिए प्रतियोगिता को यानी तुलना करना, हमें ऐसा नहीं करना है, ये भी हमें बच्चों को दूसरे बच्चे से तुलना नहीं करना है, हमें बच्चे से खुद से, ठीक है, खुद से उसका कंपेयर करिए, बट दूसरे बच्चों से तुलना करना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके, यानी उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ करके आप चीज़ें पढ़ाइए, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है जो कि बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। ये ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो आपके टैग वर्ड होते हैं, जैसे कि जो ड्रिल और अभ्यास है आपका निगेटिव वर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो पुरस्कार है आपका, ये पुरस्कार और दंड ये भी निगेटिव वर्ड हो गया। इसका यूज आप तभी कर पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाकर जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन के जो पूछने का लैंग्वेज है वो डिफरेंट देखने को मिलता है, तो इसका यूज आप तभी करिए जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर को सॉल्व करके गए हो, तब आपके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दे रखा है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। तो देखिए जो जीन प्याजे वो भी यही कहते हैं कि बच्चा क्या लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है। तो यहाँ पर दे रखा है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि बच्चे क्या है सक्रिय है, वो तो खुद ही सीखने के लिए जिज्ञासु होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन जहाँ जहाँ पर ही है वो आपका कट जाएगा। तो इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है, तो हमें
बाकी के ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो सेकंड वाला ऑप्शन है जो कि आपका राइट आंसर है, यानी बच्चे क्या है, समस्या समाधान करता भी है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता भी है, जो कि आपके जीन प्याजे भी कहते हैं, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। तो तीनों ही बातें सही दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 12 आपका दे रखा है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ में के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचार में बदलना। तो देखिए हमें रोट मेमोराइजेशन को रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देना है, तो याद करना क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पहले कट हो जाएगा। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, उसके अंदर डी दे रखा है, जब तक विद्यार्थियों में वंचित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। तो देखिए दंड मिल गया, तो ये क्या आपका निगेटिव वर्ड है, तो दो ऑप्शन यहाँ पर आपके कट जाएंगे। पहले जो जो ऑप्शन आपको लग रहा है गलत है तो उसको कट कर लीजिए, उसके बाद में आपका ऑप्शन ए बचा और सी बचा, इसमें से हमें खोजना है कि कौन सा सही होगा आपका। ठीक है, अगर हम ए की बात करें तो इसमें दे रखा था, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। तो ये क्या दे रखा था आपका गलत है, क्योंकि हमें पूर्व ज्ञान से जो है जोड़ करके चीज़ें पढ़ानी है, बट इसमें दे रखा है बिना, यानी पुराने जो प्रत्यय उसके बिना, तो ये कट हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा था आपका, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बी और डी तो पहले ही कट था। तो सी क्या है आपका यहाँ पर राइट है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसमें बच्चा क्या होगा, एक्टिव होगा, तो यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, यहाँ पर दे रखा है आपका, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। तो ये क्या दे रखा है आपका सही दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन तो आपका बढ़िया लग रहा है। ठीक है, बट हम बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि बिना पूरा ऑप्शन को रीड करे, सभी ऑप्शनों को रीड करने हमें आंसर नहीं देना है। देखिए यहाँ पर दे रखा है, जहाँ शिक्षक एकाधिकारी है और स्पष्ट आदेश, तो देखिए आदेश तो मतलब आदेश देना, निर्देश देना, ये सारे आपके निगेटिव वर्ड है, तो ये आपका कट जाएगा। जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, तो देखिए नहीं, हमें बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में नहीं, हमें बच्चे के मतलब जो उसका सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, तो ये तो आपका कट जाएगा, क्योंकि इसमें दे रखा था पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान देना, तो ये कट है। ठीक है, जहाँ शिक्षक सारे अधिगम में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है, तो बच्चा जहाँ पर भी निष्क्रिय है वो आपका ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा। तो ये भी कट एक ही ऑप्शन है, जो कि पहले भी सही लग रहा था और सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दे रखा है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, भीतरी प्रेरणा यानी इंटरनल मोटिवेशन की बात हो रही है। तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो इसमें दे रखा है, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी बाहरी अभिप्रेरणा। तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ये एक्सटर्नल मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद में दे रखा है बी, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। तो ये भी आपका गलत दे रखा है, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें टॉफ़ी मिलेगी। तो देखिए टॉफ़ी देना, पुरस्कार देना, ये आपका सारी चीज़ें आपके एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी बच्चे को क्या कर रहे हैं, आप बाहरी अभिप्रेरणा दे रहे हैं, तो ये भी आपका कट हो जाएगा। यहाँ पर इंटरनल मोटिवेशन की बात हो रही थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 16 आपका दे रखा है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है, उसमें चिंता और डर पैदा करके प्रतियोगात्मक परीक्षण से व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद कर साफ दिखाई पढ़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफ़ी। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि टॉफ़ी या फिर किसी प्रकार का पुरस्कार देना आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंदर आ जाएगा, तो ये तो आपका कट हो जाएगा। ठीक है,
और हमें बच्चे के अंदर डर या फिर किसी भी तरीके का भय पैदा नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी आपका कट जाएगा। प्रतियोगिता यानी हमें एक दूसरे से उसकी तुलना नहीं करनी है, तो ये भी आपका कट। ऑप्शन नंबर सी ही है जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 17 दे रखा है। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, सीखने के लिए जिसमें वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो देखिए ये ऑप्शन आपका सबसे सही दे रखा हुआ है और जो है पढ़ने में भी सही लग रहा है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। बट बाकी के ऑप्शन भी रीड कर लेते हैं। रट कर याद करने के लिए, तो देखिए रट कर याद करना, ये सारी चीज़ें जब भी आपको मिल जाए तो रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा नहीं देना है, तो ये आपका कट हो जाएगा। दंड हमें बच्चों को देना नहीं है, तो ये भी आपका कट। उसके बाद में ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके, तो ये भी आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही है जो कि आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगात्मक कक्षा। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि बच्चे को क्या दंड किसी भी प्रकार का, ठीक है, किसी भी प्रकार की उसके अंदर भय डर ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है, तो ये आपका तो कट जाएगा। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन हमें बच्चे से बच्चे की कंपेयर करनी है, ठीक है, दूसरे बच्चे से नहीं, उसकी खुद से कंपेयर करनी है। बट अगर हम दूसरे बच्चों के साथ में उसकी तुलना कर रहे हैं तो ये आपका ऑप्शन कट है, हमें बच्चे की तुलना नहीं करनी है किसी भी दूसरे बच्चे के साथ में, तो ये आपका कट। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम क्या है, आपका राइट दे रखा है। प्रतियोगात्मक कक्षा तो नहीं, ये भी आपका कट है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि आपका यहाँ पर राइट है, जो कि प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है, ठीक है, का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दे रखा है विकास का सिर पदाभिमुखी दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस क्रम में आगे बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो देखिए आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है सिर पदाभिमुखी, ठीक है, जिसे किस नाम से जानते हैं, सेफलोकॉर्डल, ठीक है। तो जो सेफलोकॉर्डल आपका डेवलपमेंट होता है वो कैसे चलता है, सिर से पैर की ओर, यानी बच्चे का विकास कैसे होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। तो इसमें कौन से ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पर, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखिए सबसे सेंसिटिव पीरियड पूछ रखा है, मैंने जब प्रीवियस प्रैक्टिस सेट कराई थी आपको तो उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि सबसे सेंसिटिव पीरियड कौन सा होता है। जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था, प्रारंभिक बचपन का समय। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछ रखा है। तो देखिए जो भाषा विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है वो होता है 2 से 6 वर्ष, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बचपन अवस्था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। आनुवंशिकता और पर्यावरण, वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। तो देखिए जो यहाँ पर लड़की है उसको क्या हुआ, उसकी हेरिडिटी भी अच्छा मिली क्योंकि देखिए जो उसके माता पिता थे दोनों ही क्या थे, खिलाड़ी थे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें तो उसे अपने जीन से मिल गई और उसको उस हिसाब से इन्वायरमेंट भी दे दिया उसके माता पिता ने, क्योंकि दे रखा है यहाँ पर उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, ठीक है। तो देखिए उसको हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों की जब परस्पर अंतःक्रिया अच्छी मिलती है तो बच्चे का डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी आनुवंशिकता और पर्यावरण, जो उसकी क्रियाएं होंगी वो किस पर डिपेंड करेंगी, उसकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट है। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर आपका दे रखा है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार
संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया, युग्मन। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो स्कीमा तो आपका प्याजे के द्वारा दिया गया है, तो ये तो आपका यहाँ पर कट। उसके बाद में उद्दीपक अनुक्रिया जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, तो ये भी आपका कट जाएगा। संतुलन भी आपका जो है प्याजे की ही द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी ही है जो कि यहाँ पर बच रहा है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। जो लेव वाइगोस्की किसकी बात करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया की, क्योंकि ये देखिए तीन चीज़ की बात करेंगे, आपके समाज की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे और लैंग्वेज की बात करेंगे। ठीक है, तो आप तीनों पॉइंट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जीन प्याजे से क्वेश्चन बना आपका। देखिए यहाँ पर दे रखा है जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनः वर्णन। तो देखिए अगर हम बात करें तो जो जीन प्याजे वो क्या कहते हैं, जो बच्चे वो लिटिल साइंटिस्ट है, यानी जो बच्चे वो अन्वेषण यानी खोजबीन के माध्यम से सीखते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ठीक है, अवलोकन की बात तो ये करते नहीं है, तो ये भी कट हो जाएगा। ठीक है, और पुनः वर्णन ये जो स्किनर है आपकी वो इसकी बात करते, तो ये भी ऑप्शन कट। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ये सारी चीज़ें गलत दे रखी हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकोमोडेशन और असिमिलेशन आपसे आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जीन प्याजे से रिलेट करके, क्योंकि इन्हीं ने दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली कभी कभी आपको नाम दे देता है और कभी कभी आपको नाम नहीं भी देता है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है जीन प्याजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को कहा जाता है समायोजन और अनुकूलन, समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सामीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में। तो देखिए इन दोनों प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है, समावेशन और समायोजन। अब इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए जो आपका समावेशन होता है, ठीक है, यानी कि असिमिलेशन, इसमें क्या होता है कि बच्चा अपने मौजूदा ज्ञान में जस्ट किसी चीज़ को ऐड कर लेता है, तो वो आपका समावेशन यानी कि असिमिलेशन होता है। बट अकोमोडेशन क्या होता है, जब बच्चा अपने जो मौजूदा ज्ञान है उसमें संशोधन के साथ में, ठीक है, जो नई जानकारी उसको संशोधन के साथ में मॉडिफाई करके जब ऐड करता है, तो वहाँ पर आपका अकोमोडेशन हो जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसा वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है, नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो देखिए प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है, तो हतोत्साहित करना तो आपका गलत हो जाएगा। आवृत्ति को यानी किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, ये भी गलत है। नियामक ये भी आपका गलत है। खोज को प्रोत्साहन देना, जो कि क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है, प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही है, तो इसमें बच्चा जहाँ पर एक्टिव होगा वही ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, ऑप्शन दे रखा है हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो। बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। तो देखिए ये तो ऑप्शन आपका गलत दे रखा है, क्योंकि अगर जो है अभ्यर्थी पहले से ही मान ले कि जो उसकी कैपेसिटी है वो नहीं चेंज होगी, तो वो तो कभी पढ़ेगा ही नहीं। तो ये तो आपका गलत दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है भाग्य है, तो भाग्य थोड़ी होती है आपकी कैपेसिटी, तो यहाँ पर गलत है। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 विभिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए, तो ये भी आपका गलत दे रखा है। बहुविधि केवल बुद्धि लब्धि, तो देखिए केवल जिस ऑप्शन में आपका आ जाए वो आपका निगेटिव वर्ड होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधि को एक रूपरेखा के रूप में ग्रहण करे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया है, तो ऐसे में जो बहुविधि का उनका सिद्धांत है उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए, वैकल्पिक विधियाँ, जो कि आपका सबसे बेस्ट होता है। उस क्वेश्चन दे रखा है बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा
इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते, तो देखिए इसमें सही नहीं है पूछ रखा था, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए ही जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं बताना था। ठीक है, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार थे, तो ये तो आपका सही दे रखा है। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते, ये भी सही दे रखा है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, तो ये सारी चीज़ आपकी सही दे रखी है। इसमें पूछा था सही नहीं है, तो इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आपके इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो इसका PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके खुद से भी एक बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए मैंने आपकी EVS की जो मैराथन क्लास है वो भी करा दी है, तो आप एक बार उसको ज़रूर देखिए। उसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे EVS के उन सभी को इंक्लूड किया हुआ है, और वो सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो आप उस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और thank you so much. Thanks for watching me. Bye bye. Take care.